जब हम दोनों बेडरूम से बैठक में आए तो उसने कहा, अगर तुमने रजनी से 2-1 लाख में तस्वीरें खरीदी है तो रकम मुझसे ले लो। तुम जितनी खूबसूरत हो, तुम्हारा दिल भी उतना ही खूबसूरत है। मैंने कहा, कोई और होती तो रकम देने की बात न करती। मैंने यह तस्वीरें खरीदी नहीं है, मुफ्त में मिली है। सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी तस्वीरें मैंने पंछी के पर काट दिए हैं। अब वह उड़ नहीं सकता। और हाँ, मेरी बात सुनो, मैं शायद कभी आऊँ या नहीं, इसलिए कि मैं बहुत मसरूफ तरीन आदमी हूँ। इनमें 3 तस्वीरें करोड़पति, बाइज्जत और मारूफ लोगों की है। तुम खुद उनसे मामलात तय करो और यकमुश्त रकम ले लो। फिर तुम फिल्म इंडस्ट्री और टीवी छोड़ दो, किसी शरीफ आदमी से शादी कर लो। सारी जिंदगी जलील होने से बेहतर है कि अपने पति की सेवा करो। उसे भी अपने माजी के बारे में कुछ न बताना। वह तुम्हारी दौलत के बारे में पूछे तो कह देना कि विरासत में मिली है। और हाँ, तुम सच्चे दिल से अपने पति की सेवा करोगी तो भगवान शायद तुम्हारे सारे पाप माफ कर दे। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि यह सारी तस्वीरें रजनी जैसी औरत से मुफ्त मिल गईं। वह बड़ी शशदर हो रही थी। क्या यह नामुमकिन बात नहीं है? हाँ, नामुमकिन बात तो है, लेकिन क्या तुमने सुना नहीं कि दुनिया में कोई बात नामुमकिन है? मिसाल के तौर पर तुम्हारी इन तस्वीरों का मिल जाना मुफ्त में नामुमकिन बात थी, लेकिन मुमकिन हो गई। यह एक लंबी कहानी है। जब कभी तुमसे मुलाकात होगी, सुनाऊंगा। सुरोजनी ने दरवाजे तक आकर मुझे बड़ी मोहब्बत और एक तवील गर्मजोश बोसे से रुखसत किया, तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। यह आंसू शुक्रिया के थे। उसे खुश देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह 10 लाख की रकम देती तो भी मेरी आत्मा को शांति न मिलती। सुरोजनी के यहाँ से निकलकर शांति के दफ्तर पहुंचा। उस वक्त लंच टाइम हो गया था। मैं शांति के डायरेक्टर सहगल से मिलना चाहता था। इस डायरेक्टर ने जो नई सेक्रेटरी रखी थी, रेखा 20 बरस की जवान हसीनो जमील और पूरेश बाबलर की थी। उसने जो लिबास पहन रखा था, वह काली साड़ी थी। ब्लाउज, जिसकी आस्तीन नहीं थी, वह भी काला था। आगे और पीछे से इतना खुला हुआ था कि दावते नजारा था। ऐसा नज़ारा कि निगाह किसी जिद्दी बच्चे की तरह हटने का नाम नहीं लेती थी। जब मैंने उसे बताया कि मैं उसके बॉस से शांति के कत्ल की वारदात के सिलसिले में मिलने आया हूँ, तो उसने अपनी नोटबुक में देखकर बताया था कि बॉस बहुत मसरूफ है। मुझे 1 घंटा इंतजार करना होगा। मैं उस वक्त चला आया था। मैं उसके इंतजार में ख्वार होना नहीं चाहता था। उस वक्त मिलना ऐसा अशद जरूरी भी न था और फिर मैं रात भर का जागा हुआ भी था। आज पहुंचा तो मेरा ख्याल था कि वह आज भी उस काली साड़ी और ब्लाउज में होगी। वह गोरी थी। उस स्याह लिबास ने उसकी हियत क़यामत बना दी थी। वह शोलाए मुजस्सम बनी हुई थी। वह आतिशफ़शा बनी हुई धधक रही थी। लेकिन आज वह मुझे दिखाई नहीं दी। मैं उसके उसी रूप के तसव्वुर में पहुंचा था। चपरासी ने बताया कि डायरेक्टर असिस्टेंट तेजनाथ साहब और सेक्रेटरी लंच कर रहे हैं। मैंने सोचा कि बातचीत के लिए यह वक्त ज़्यादा मुनासिब है। यह उस वक्त फुर्सत में है। लंच के दरमियान गुफ्तगू हो जाएगी। चूंकि उस वक्त वहाँ कोई नहीं था, मैं बॉस के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजे का लट्टू बेआवाज घुमाकर दरवाजा थोड़ा सा खोला। बड़ा पुरतकल्लुफ लंच हो रहा था। सेक्रेटरी का लिबास बड़े सोफे पर नफासत से तह किया हुआ था। उसके बॉस का सूट दूसरे सोफे पर था। वो दोनों बहुत दूर निकलकर जवानी के जंगल में भटक रहे थे। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। लंच का वक्फा 1 घंटे का होता था। मुझे 1 घंटा इंतजार करना था। मुझे हैरत इस बात पर थी कि बॉस को किस बात की कमी थी जो उसने दफ्तर में ही वक्त गुजारी की। वह उसे होटल ले जा सकता था। मुंबई में ऐसे होटलों की कोई कमी नहीं थी जहां कमरे चंद घंटों के लिए किराए पर न मिलते हों। यह वह होटल थे जिनमें ऐसे खास कमरे थे जो सिर्फ दादियाश के लिए मखसूस थे। यहाँ ऐसे मर्द आते थे जिनके पहलू में दोस्त की बीवियाँ, महबूबाएं और दफ्तर की लड़कियाँ होती थीं। बीवियाँ अपने आशनाओं के साथ आती थीं। होटल के मालिकान बड़ी पर्दादारी करते थे। दफ्तर के कमरे में यह मुनासिब न था। यह शायद आज की बात न थी, लेकिन आज यह अंदर से दरवाज़ा मकफूल करना भूल गए थे। शायद इसलिए कि यह मिलाप कुछ दिनों बाद हुआ था। मैं 1 घंटा इंतजार करूं, यह नाकाबिले बर्दाश्त था। आधे घंटे बाद मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। जवाब का इंतजार किए बगैर दरवाजा खोला।
फिर कमरे में घुस गया। उसकी सेक्रेटरी उस वक्त अपना लिबास और हुलिया दुरुस्त कर रही थी। उसके बॉस ने मुझे कदरत नागवारगी से देखा। उसने बड़े मुहज्जब लहजे में अपने बॉस से कहा, आप मिस्टर देवा है। उस रोज बॉस से शांति के केस के सिलसिले में मिलने आए थे। वह चूंकि बेहद मसरूफ थे और आप नहीं थे, इसलिए मुलाकात न कर सके। आज फिर इसलिए आए हैं। तेजनाथ अपनी टाई की गांठ दुरुस्त करते हुए उठा। मेरा ख्याल था कि वह 50-60 बरस का होगा, लेकिन ऐसा न था। वह एक खूबसूरत नौजवान शख्स था। उसमें ऐसी जाजिबियत और वजाहत थी कि लड़कियों और औरतों के सीने उसे देखकर धक से होकर रह जाए। उसकी उम्र बहुशक 23 बरस की होगी। उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। आइए मिस्टर देवा। हम दोनों ने एक दूसरे से बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा किया। तारुफी रस्म तो सेक्रेटरी करा चुकी थी। उसने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। फिर अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर उसने बैठकर अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखा और कहा, हम दोनों के लिए कॉफ़ी ले आओ। मैं इनसे बातें कर लेता हूँ। फिर हम बाहर चलकर लंच करते हैं। मिस्टर देवा, क्या आप हमारे साथ चलकर लंच करना पसंद करेंगे? नहीं, शुक्रिया। मैं मुस्करा दिया। मैंने सोचा उससे कहूं कि आपने जो पुरतकल्लुफ़ लंच किया है, उससे कहीं जोरदार लंच करके आ रहा हूं। मेरे चश्म-ए-तसव्वुर में सुरोजनी का चेहरा उभर आया था। मैं आपका ज्यादा वक्त न लूंगा। मुझे याद पड़ता है कि मैंने आपका नाम किसी की जुबानी सुना था। तेजनाथ अपने जहन पर जोर देता हुआ बोला, किससे? याद नहीं आ रहा है। मिसेज यमुना देवी ने बताया होगा, मैंने कहा। आप क्या उससे वाकिफ है? क्या उसने बताया था? जी हाँ, मिसेज यमुना देवी ने ही बताया था। उसने इजाफे में सर हिला दिया। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप प्राइवेट सुरागरसा है। गौतम के केस में बिना किसी गर्ज के दिलचस्पी ले रहे हैं, इसलिए कि इंसाफ का बोलबाला हो। यह बहुत अच्छी बात है। जाहिर है, किसी को इंसाफ मिले तो उसका बोलबाला हो जाता है। इंसाफ के लिए काम करना हर शख्स की जिम्मेदारी है। आपके ख्याल में गौतम एक बेगुनाह मुजरिम है, वह बोला। लेकिन प्रेस, मीडिया और पुलिस उसकी बेगुनाही को नहीं मान रही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत वक्त आंख जो देखती है वह गलत होता है। मैंने कहा, सारी कार्रवाई एक तरफा है। मुझे पुलिस की कोई परवाह नहीं है। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं तो बुरा तो नहीं मानेंगे? वह क्या? उसने हैरत से मुझे देखा। बिल्कुल भी नहीं। आपको जो कुछ कहना है बरमल्ला कह दें, मिस्टर देवा। आपके बाएं गाल और निचले होंठ के नीचे लिपस्टिक लगी हुई है। मैंने हाथ के इशारे से उसे बताया। उसे साफ कर ले। वह झेमपसा गया। उसने डिब्बे से टिश्यू पेपर निकालकर लिपस्टिक के निशान को साफ किया। शुक्रिया, वह धीमे से बोला। एक और निशान होठों के किनारे पर भी है। मैंने कहा, बेहतर है, आप वॉशरूम में जाकर चेहरा साफ कर ले। वह सियाना सा हो गया। उसके कमरे में मुल्हक वॉशरूम था। वह उसमें चला गया। उसकी सेक्रेटरी कॉफी लेकर आई और पूछा, बॉस कहाँ है? उनके चेहरे और होठों पर लिपस्टिक के निशान थे, वह साफ करने गए हैं। मैंने उन्हें बताया था। क्यों, ठीक किया ना? उसका चेहरा सुर्ख हो गया। वह कॉफी मेज पर रख कर जाने लगी तो मैंने उसका मरमरी सुरौल हाथ पकड़कर रोक लिया, तो उसने हैरत से देखा। आप भी होठों की लिपस्टिक ठीक कर ले, क्योंकि निचले होंठ की लिपस्टिक सारी बॉस के होठों पर साबित हो गई है। उसके कमरे से निकलते ही तेजनाथ आ गया। वह चेहरा धो और साफ करके आया था। उसने कुर्सी पर बैठते ही कहा, आप गौतम को बेगुनाह समझते हैं। आपकी यह बात मेरी समझ से बालातर है। आपके उसे बेगुनाह समझने से क्या होता है? अदालत में उसकी बेगुनाही साबित करनी होगी, ठोस सबूत के साथ। लेकिन आप किस तरह उसकी बेगुनाही साबित कर सकेंगे? क्या आपके ख्याल में उसकी बेगुनाही साबित करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा? मैंने पूछा, क्या यह नामुमकिन सी बात है? हाँ। उसने मेज की दराज से अखबार निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। आपने शायद कत्ल की रुदात तवज्जो से नहीं पढ़ी। उसके खिलाफ ऐसे ठोस शहादतें मौजूद है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पर। वह अपना जुमला अधूरा छोड़कर बेचैनी से कुर्सी पर पहलू बदलने लगा। मिसाल के तौर पर क्या? मैंने सवालिया निगाहों से देखा। आप बता दें, झिझक क्यों रहे हैं? एनी शाहिद का बयान,
उसने सजीदा होकर कहा। उसके बयान का एक एक लफ्ज तेजनाथ का मुंह बन गया। वह चीख चीख कर कह रहा है कि शांति का कातिल गौतम है, सिर्फ गौतम। इससे आपको इत्तिफाक नहीं है। आपने ऐनी शाहिद के बयान पर एतबार कर लिया। मैंने सवालिया निगाहों से देखा। वह झूठ पर मुबनी भी तो हो सकता है। यकीन न करने की क्या वजह हो सकती है? तेजनाथ ने अखड़े हुए लहजे में जवाब दिया। आज के अखबारों में यह रिपोर्ट शाया हुई है कि पिस्तौल और दरवाजे पर गौतम के हाथ के निशान मौजूद है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक शांति पर तशद्दुद किया गया और उसकी आबरूरिजी भी की गई। क्या इस हकीकत को झुठलाया जा सकता है, मिस्टर देवा? तो आपके ख्याल में गौतम के केस में कोई जान नहीं है? मैंने कहा। लिहाजा इस केस को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। नहीं, कोई जान नहीं। तेजनाथ ने नफी में सर हिलाया। आप इस केस पर जो मेहनत कर रहे हैं वह वक्त जाय करने के मुतरादिफ है। आपने एक लाहासिल केस में हाथ डाला है। आप इससे इत्तिफाक करें या न करें, आपकी मर्जी। आप बहुत जल्दी मायूस हो गए हैं। मैंने कहा। मैं इसके बिल्कुल उल्टा बहुत पुरुम्मीद हूँ। नाकामी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। बहुत खूब। उसने करवासा मुंह बनाया और उसके चेहरे पर इज़्तिराब की लहर दौड़ गई। केस बिल्कुल साफ है। आपने इस केस को हाथ में लेकर अपनी नाकामी में इजाफा किया है। वक्त भी बर्बाद कर रहे हो। इससे बेहतर है कोई शुभ काम कर लो। आप एक जवान शख्स है और एक बहुत बड़ी फर्म चला रहे हैं। इसके बावजूद आप मायूसी की बात कर रहे हैं। मैं हकीकतपसंद आदमी हूँ, वह तल्खी से बोला। मैं हर केस की एक एक खबर पर, उसकी जुजियात पर तवज्जो देता हूँ। मैं आंखें दूसरों की तरह नहीं दौड़ाता हूँ। मैं एक सच्चा आदमी हूँ। मैं इतनी बड़ी फर्म सूझबूझ से चला रहा हूँ। यह केस मुझे कामयाबी से हमकनार कराएगा। मैंने कहा। आप नहीं जानते, कामयाबी की मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। यह आप कह रहे हैं। वह इस्तेहजाइयह अंदाज से खखा लगाकर बोला। मैं इस केस पर जितनी तवज्जो दे रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, मिस्टर तेजनाथ, मैंने कहा। आपने शायद कभी किसी मामले में इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी सेक्रेटरी और लड़कियों पर देते हैं। यह क्या कहा? तेजनाथ अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। वह मेरी तरफ हैरत भरी निगाहों से देखने लगा। यह आपने बात कैसे कही? क्या यह बात मैंने गलत कही है? मैंने पूछा। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। आप अपनी ऐशो आराम, अमीरी और वजाहत से भरपूर फायदा उठाते हैं। आप मेरी जातियात पर हमला कर रहे हैं। तेजनाथ बौखलाकर बोला। आप अपना कियास और अंदाजा रहने दें। मुझे आपकी जातियात से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने दरमियान में तेजी से कहा। कुछ देर पहले मैंने दरवाज़ा खोला तो आप और आपकी सेक्रेटरी ऐसी हालत में थे कि किसी बात का होश नहीं था। मैंने मुनासिब नहीं समझा कि कबाब में हड्डी बनूं। मैं दरवाज़ा बंद करके बैठ गया। आपके चेहरे पर जब लिपस्टिक लगी थी, वह सारा अफसाना कहे दे रही थी। मुझे उससे कोई गर्ज नहीं कि आप अपनी सेक्रेटरी से दिल बहलाए या साधना के साथ। साधना भी आजकल आपकी कमजोरी बनी हुई है। साधना? तेजनाथ ने उछलकर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। जारी है।